सौरभ भैया, आज हम लोग किसका शूट करने जा रहे हैं? सुनो ना, इंट्रो हमारा है, तुम नहीं बोलो बीच में। अरे बता दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बता दीजिए ना। आज हम लोग जा रहे हैं शूट करने। बीजेपी के नेता हैं राम सूरत राय जी। भूमि और राजस्व मंत्री थे पहले, फिलहाल औराई से विधायक हैं और बोचहा में उनका घर है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो चलेंगे अभी हम लोग उनसे मिलने। तो चलो चला जाए। ऐसे ही चलिएगा क्या? अरे ऐसे चलने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, कपड़ा उपड़ा बदल लेते, दाढ़ी उड़ी बनवा लेते। कपड़ा क्यों बदले? नहीं नहीं, यही कपड़ा पहन के हम लोग भूरी भूरी फाउंडेशन वाला शूट किए थे। नहीं कहीं गए आप पहचानने से इनकार कर दोगे तो। कैमरा मैन हमारा है ना रंजन, और ये अमित जो पीछे कुछ बोल नहीं रहा है, इतना परेशान करते हैं ना कि क्या बताएं। तो लोगों के कहने से के वजह से हमको अब जाके कपड़ा बदलना पड़ेगा और दाढ़ी भी बनवानी पड़ेगी। मिलते हैं अब सीधा तैयार वैयार होके, एकदम साफ सुथरा होके राम सूरत राय जी के शूट पे। पिताजी हमसे बोले, हम आप हमेशा हमको कहते थे कि राजनीति से बच के रहना, तो आज क्यों बोल रहे हैं? जीत हार का जो सिलसिला चलता रहता है आप लोगों की जिंदगी में, किस तरह से हैंडल करते हैं इस चीज को? दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो, उनको ये लगता है कि इसको इस बार हम हरा देंगे तो अगली बार हमको टिकट मिल जाएगा। और मुझे अपने दल के लोगों ने चुनाव हराने का काम किया। अगर मेरा विरोधी भी अगर सही काम लेके आया है, बाढ़ के कारण बहुत लोग खुशहाल थे। बाढ़ के कारण औराई एक काला पानी का सजा एक जगह था, वहाँ कोई भी अधिकारी वहाँ जाना नहीं चाहता था। बिहार में जो जमीन को लेके जो वायलेंस बढ़ा है, सरकार कह रही है कि 100 रुपया में तुम काम करा लो, अब भाई जाकर 10 लाख रुपया रेवेन्यू दे रहा है, रजिस्ट्री करवा रहा है। यानी भाई से भाई बेईमानी कर रहा है, पति से पत्नी बेईमानी कर रहा है। कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? किसानों के लिए क्या किया आप? आरजेडी की तरफ से कई बार आपसे रेजिग्नेशन का प्रतिद्वंदी हैं, उनको मांगना ही चाहिए, लेकिन अपने गिरबान में झांकना चाहिए। असली गुआर हम लोग। अग्निवीर को लेके आपने एक बार कहा था कि आतंकवादी शामिल है। जाकर के कोई ट्रेन को फूंक रहा है, वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है। स्वागत है आपका पॉश बिहारी पॉडकास्ट में। काफी बिजी स्केड्यूल चल रहा होगा भी आपका, क्योंकि इलेक्शंस एकदम सर्वप्रथम आपको भी, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे यहाँ आए और इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे इंटरव्यू का पर्पस ये हुआ कि हम लोग जानेंगे कि आप एक इंसान के तौर पे, एक राजनेता के तौर पे कैसे हैं, और सवाल भी हम आपसे वैसे ही पूछेंगे। कैसे शुरू हुआ पॉलिटिक्स का सफर? हमेशा से प्लान था या कोई पर्टिकुलर टाइम? निश्चित तौर पे मेरा कभी भी राजनीति में आने का प्लान नहीं था। हमारे पिताजी मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, बाजार समिति के चेयरमैन हुआ करते थे, भाई मुखिया हुआ करते, लेकिन हमारा फुल्ली दिमाग काम जो हम कर रहे थे अपने व्यापार पर कर रहे थे। तो जब आना हुआ, लोगों ने लाया तब मैं आया। मैंने कहा कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, लोगों ने कहा कि आप जैसे लोगों को करना चाहिए। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। लोगों ने लाया और लोगों ने जिताया, बनाया, हर जगह सम्मान दिया। इसके लिए जनता का मैं आभारी। सौभाग्य भी कहते हैं, दुर्भाग्य भी कहते हैं। दुर्भाग्य इस मामले में कहते हैं कि जो एक अपनी जिंदगी अपने लिए जीता है, और ये राजनीति दूसरे के लिए जिंदगी है। ये शरीर मेरा नहीं अब है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो निश्चित तौर पे जब भार बढ़ता है, बेचैनी बढ़ता है, परेशानी बढ़ता है, तो मन में आता है कि हम एक सफल जिंदगी, आराम की जिंदगी जी रहे थे, अब कष्टदायक की जिंदगी है। लेकिन जब फिर उस तरफ घूम के देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी दलित को या किसी संपन्न व्यक्ति को अगर हम काम आ रहे हैं, तो फिर वहां खुशी मिलती है। यही कहने का उद्देश्य हमारा है। पॉलिटिक्स में क्या सोच के आए थे? पॉलिटिक्स में मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं, तो पॉलिटिक्स में सोच मेरा कुछ नहीं था कि हम जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब मैं रैंडम एकाएक आया और प्रखंड स्तरीय चुनाव बातें चलती थी, हमारे पिताजी यहाँ के प्रखंड लेवल के एक सम्मानित किसान थे, राजनेता नहीं कह सकते हैं क्योंकि जिला लेवल के राजनीति करते थे, और उनको बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना पकड़ था, पॉलिटिक्स पे पकड़ था। तो वो बीमार पड़ने के बाद यहाँ के इलाके के लोगों को लगा कि इनके जगह को खाली को भरना चाहिए। तो जनता को या कार्यकर्ता को या समर्थक को ये लगा कि राम सूरत जी उपयुक्त व्यक्ति है, हम भी चार भाई हैं। तो प्रखंड लेवल में ऐसा माहौल बना
कि किसी के खिलाफ में कोई व्यक्ति, इस सीट खाली हो जाएगा और कोई गलत व्यक्ति अगर आ जाएगा तो भला नहीं होगा। तो उस तरह से कुछ टीम लोग थे जो उन्होंने इस चीज को भरपाई को, हमारे द्वारा भरपाई को भरने का काम किया। तो इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, मिला भी है। ये पूरा एरिया एक समय तक आपके पापा के नाम से ही जाना जाता था। बिल्कुल, जो हमारे पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन वाकई में जो पिताजी को सम्मान जनप्रतिनिधि होने के कारण मिला, जो उन्होंने अपने जीते जिंदगी लोगों को सम्मान दिया, काम किया, काम आया, वो आज के दिन में नहीं है। आज मैं विधायक हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन जो मुखिया प्रमुख रहते हुए जितना रिगार्ड जनता ने दिया वो आपके प्रतिनिधि को नहीं मिलता है। क्योंकि वो लोग भी जब काम करते थे तो अपने लिए नहीं काम करते थे, उन वंचित समाज के लिए काम करते थे, समान परिवार के समान के लिए काम करते थे। और जो हमारे जो संपन्न व्यक्ति को भी कोई काम आवे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सभी वर्ग के लोग आते थे उनके पास। तो उनसे जो प्रेरणा मुझे मिला, उनको जो मैंने नजदीकी से देखा, और वो हमेशा कहा करते थे कि हम लोग राजनीति में आएंगे, तुम लोग मत आना। ऐसा क्यों कहते थे? मतलब कि राजनीति वही, फिर यहीं पर आके बाद मामला फंसता है कि ऐसा क्यों, ऐसा यूं कि ये अच्छे लोगों के लिए, सफल लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए राजनीति में जाना उचित नहीं समझता है लोग। लेकिन फिर जब अच्छे लोग, ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो फिर देश राज्य कैसे चलेगा? तो ये वक्त मैं बताना चाहता हूँ, जब एक समय आया प्रमुख का चुनाव बोचाहा में होना था, पिताजी हमारे प्रमुख हुआ करते थे, निर्विरोध प्रमुख हुआ करते थे। तो जब मामला आया तो उसमें लोगों ने कहा मतलब यहाँ हमारे बोचाहा के जो सर्किल की जो पिताजी के मित्रवत थे, या हमारे युवा होने के नाते जो हमारे युवा साथी थे, उन लोगों ने कहा कि रामसर जी आपको चलना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं सहयोग कर दूंगा। तो उसी वक्त पिताजी को लोगों ने कहा कि हमको राम सूरत जी को दीजिए। पिताजी हमसे बोले, हम आप हमेशा हमको कहते थे कि राजनीति से बच के रहना, व्यापार करो तुम लोग, हाँ, तो आज क्यों बोल रहे हैं? तो बोले कि बात तुम्हारा कहना सही है, लेकिन जब समाज खोजे कि राम सूरत जी इस काम को कर सकते हैं, जब समाज खोजने लगे तो तुमको आगे बढ़ना चाहिए, तुमको आगे जाना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो उससे प्रेरणा मिला और आगे बढ़े। बोचाहा के प्रमुख की राजनीति से मेरा करियर शुरू हुआ, और आते आते समय आया तो जनता दल यू ज्वाइन किए, टिकट मिला, उपचुनाव लड़े, हार गए, फिर बीजेपी में सीट गया, बीजेपी में आए, बीजेपी में आने के बाद फिर विधायक बने, फिर चुनाव हारे, फिर पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, फिर काम किए पार्टी संगठन का, फिर पार्टी ने टिकट दिया तो विधायक बने, मंत्री बने, आज विधायक हूँ। और काफी अच्छे मतों से जीते थे पिछले इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, लगभग नियर अबाउट मैं 48,000 से चुनाव जीता था। ये जीत हार का जो सिलसिला चलता रहता है आप लोगों की जिंदगी में, किस तरह से हैंडल करते हैं इस चीज को? क्योंकि हम लोग को लगता है कि जैसे एक बच्चे का एग्जाम होता है और जब भी हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का स्ट्रेस लेवल, आप लोगों का एंग्जाइटी लेवल बहुत ऊपर लग रहता होगा। आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं इस बार क्या होगा। निश्चित तौर पे होता है, लेकिन जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पास करूंगा, मेरा ये डिवीजन होगा, ये नंबर होगा, ये मार्क्स होगा। उसी तरीके से हम लोग गठबंधन में चलते हैं, तो गठबंधन कभी आया कभी गया, कभी उनका गठबंधन कभी इनका गठबंधन, उसका भी नुकसान होता है। और नया जब लोग जाता है तो उसको फेस करना पड़ता है। और कुछ जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, दल के अंदर हो चाहे दल के बाहर हो, उनको ये लगता है कि इसको इस बार हम हरा देंगे तो अगली बार हमको टिकट मिल जाएगा। तो कुछ लोग जान करके या लालच में या अपने लोभ में अच्छे लोगों को भी हराने में लग जाते हैं। तो ऐसा होते रहता है। लेकिन जब हार के बाद, सबसे बड़ी बात है, हार के बाद जब जनता को ये समझ में आने लगे कि नहीं ये बेहतर है, ये गड़बड़ है, और फिर आपको भारी मत से जिताए, यानी आपने कहीं ना कहीं अच्छा काम किया है, जो परिस्थिति रहा हो, तो सुकून चैन मिलता है। पार्टी के बाहर के जो दुश्मन होते हैं उनको तो पकड़ना काफी आसान रहता है, लेकिन मैंने अभी भी आपने कहा कि कुछ लोग जैसे अंदर से ही चाहते होंगे कि आप नहीं, ये उन लोगों को कैसे आप बहुत हम लोग एंजॉय करके इस चीज को करते हैं। और घर के लोग हैं तो हमारे ही लोग हैं, बाहर के लोग भी तो हमारे ही लोग हैं। मतदाता किसी का नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी के होते हैं, कल इस पार्टी में कल इस पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि लाख विरोध हो, लाख सपोर्ट हो, हमारा एक परिवार है। परिवार के अंदर हमारा भाई में भी परेशानियां होती है,
तो निश्चित तौर पे परिवार के लोग भी लड़ते हैं, झगड़ते, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते बैठते हैं। तो हमारे परिवार यानी पार्टी के लोग भी, हमारा सबकी इच्छा रहती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। कभी हमारी भी इच्छा हुई होगी, तब हम विधायक बने होंगे, कभी हारे होंगे, कभी जीते होंगे। तो नए लोगों को भी स्वागत है। पार्टी जब तक निर्णय करेगी कि हमको विधायक रहना है, टिकट मिलना है, चुनाव जीतना है, हारना है, तो निर्णय होता है। पार्टी हमारा समुद्र है, पार्टी सबके लिए काम करती है। तो बीजेपी ही है पार्टी, ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो निश्चित तौर पे जमीन पर भी दिखाई देता है, थोड़ा बहुत तो लगा रहता है। 2010 में आप औराई से जीते थे, फिर आप 15 में हार गए, फिर आप 2020 में आपने जबरदस्त कमबैक किया। ये कमबैक के पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? मैं 2009 में पहला चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, जनता दल यू से। वहाँ के अर्जुन राय जी सांसद हो गए थे और वहाँ पर मुझे टिकट जनता दल यू से मिला था। मैं जनता दल यू में था और मैं वहाँ गया, मेरे लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, मैं राजनीति में था भी नहीं। लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे, माननीय ललन बाबू, नीतीश कुमार जी, सब लोगों ने तय करके मुझे शरद यादव जी ने टिकट दिया। मैं वहाँ गया और मुझे अपने दल के लोगों ने, उसमें जनता दल यू के लोगों ने ही चुनाव हराने का काम किया। क्योंकि कुछ उस दल के लोगों को ये लग रहा था कि आके अंगद की तरह अगर पैर जम गया तो हमारे परिवार का, हमारे खानदान का क्या होगा। तो लोगों ने सब कुछ किया, दल के में रह के भी दल को धोखा दिया, जिस कारण से वह सीट 2010 में बीजेपी में चला गया। लेकिन 2009 के सितंबर से लेकर के और जो अगला चुनाव हुआ, उस बीच में 14-13 महीना का हमको समय मिला। और चुनाव हारने के बाद अक्सरहा लोग क्षेत्र छोड़ के वहां से चले जाते हैं। इसका कारण था कि वो बाढ़ इलाका क्षेत्र था, विकसित एरिया नहीं था, शुद्ध पेयजल नहीं था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था, आप पैदल पांव चलने के अलावा कोई उपाय नहीं था, बाढ़ में अपनाव के अलावा उपाय नहीं था। तो बड़े बड़े लोग, कोई लोग भी चुनाव लड़े हो, वैसे लोग क्षेत्र को छोड़ दिए। लेकिन जब हम 2009 में चुनाव लड़ने गए, एक विकसित क्षेत्र में थे, शहर के बगल में थे, एक संपन्न किसान परिवार के लड़का हम थे, छोटा मोटा व्यापार भी हम करते थे। लेकिन जब उस क्षेत्र में हम गए, वैसे लोगों को जो मैंने दर्द देखा क्या IAS IPS, दर्द देखा क्या जमींदार, दर्द क्या देखा मजदूर, यानी किसी भी तरह के लोग थे, वो जिंदगी दर्द भरी करा रहे थे। क्योंकि वहाँ विकास का नाम ही, कुछ काम ही नहीं हुआ था। चाहे कोई भी जो भी स्वर्ग पधार गए, वर्तमान में है, किसी नेता ने वहां की जनता के लिए सुध ही नहीं लिया। और कोई विकास 2009 के पहले कोई विकास का काम जमीन पे वहां नहीं हुआ। और जब मैं 10 में विधायक बना तो विकास का कड़ी शुरू हुआ और हमने एक प्लानिंग किया अपने दिमाग में कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण था बाढ़। बाढ़ के कारण बहुत लोग खुशहाल थे। बाढ़ के कारण कुछ लोग खुशहाल थे, बाकी 99%। थोड़ा विस्तार से बताएंगे इस बारे में, क्यों आप कहते हैं कि बाढ़ के वजह से कुछ लोग, कुछ दलाल टाइप के लोग, बिचौलिए टाइप के लोग, बाढ़ राहत घोटाले वाले लोग, रोड पर योजना चल रहा है, बस योजना को खा जाना है, बाढ़ में दह गया, विकास का पैसा निकाल लेना। वो औराई एक काला पानी का सजा एक जगह था, वहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाना नहीं चाहता था। कोई सीनियर DM लेवल का लेवल इंस्पेक्शन में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि औराई दोनों प्रखंड मुख्यालय को आने का रास्ता नहीं था। वहाँ रात में रुकने का व्यवस्था नहीं था। एक कप चाय आपको अच्छे से चाय का नसीब नहीं होता, नाश्ता करना चाहते हैं, नाश्ता नहीं मिलता आपको। तो जो जिसको मन में 2-4 परिवार लोग थे, जिसे जो कॉकस में जी रहे थे, वैसे लोग चाहते थे कि हमेशा बाढ़ आवे, रोड दह जाए, हम अपना फंड का रुपया निकाल ले, हम मनरेगा का रुपया निकाल ले, हम खा जाएं। तो विकास दिखता ही नहीं था। क्या हुआ भाई, तो मई में एस्टीमेट बना, जून में काम हुआ, जुलाई में पानी में दह गया। बाढ़ जो है वो जितने भी तो मैंने बाढ़ को रोका। कैसे रोका? योजना लंबित थी, उस योजना को मैंने बढ़ाने का प्रयास किया। योजना को हमने तो अपने ट्रेडिजिम में लगभग 15 किलोमीटर योजना को, बांध को बनवाया। तो दोनों साइड जब बांध बन गया तो दोनों साइड हमारा सुखाड़ हो गया। तो अब हम उस पर रोड बना रहे हैं तो रोड दिखाई दे रहा है, बिजली का खंभा लगा रहे हैं तो बिजली का खंभा गिरता नहीं है, ट्रांसफार्मर गिर नहीं रहा है। अब लोगों को 2 फसल खेती हो रहा है, 3 फसल खेती हो रहा है। तो अब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। अब पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो ये कब से व्यवस्था हुआ?
तो वहाँ के एक आम जनता भी बताएगा कि 2010 में बांध बनना शुरू हुआ, 2010 में रोड बनना शुरू हुआ। वो सारी प्रक्रिया हुई और तेजी से होना था, लेकिन दुर्भाग्य था 2013 में हम लोग सरकार से अलग हो गए, गठबंधन टूट गया हमारा। और उस समय जब फर्स्ट टाइम में विधायक बने तो योजना हम लोग को विधायक फंड बंद हो गया, 3 साल तक विधायक फंड नहीं मिला। सारे कष्टों को हमने झेला और जब माहौल चेंज हुआ तो लोगों ने चुनाव हराने का काम किया। चुनाव हराने के बाद हम भी थोड़ा नॉर्मल हुए, लेकिन लोगों को अफसोस हुआ। लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया कि नहीं आप ही अच्छे थे, आप ही कुछ कर रहे थे। अभी जो वर्तमान में आए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके वोटर हमसे संपर्क में आ गए, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ। तो पार्टी ने भी देखा कि हमारा एक अच्छा वर्कर है, चुनाव हार गया तो जिलाध्यक्ष बना दिए। और जिलाध्यक्ष रहते हुए मैंने जितना काम पूरे जिला का किया, संगठन का काम किया, क्षेत्र का काम किया, वार्ड में काम किया, उसका हमको फलाफल औराई में मिला। जो चुनाव में जब टिकट मिला, ठीक है, एंटी इनकमेंसी या कुछ जातिगत बातें होती है, कुछ गठबंधन की बातें होती है, उसका भी लाभ मिलता है। लेकिन 48,000 मतों से मुझे लोगों ने चुनाव जिताया। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपको कि जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे 17,000 के आसपास वोट आया। दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो मुझे 38,000 वोट आया। तीसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 56,000 वोट आया। जब चौथी बार चुनाव लड़ा तो मुझे 92,000 वोट आया। यानी वोट का हमारा इजाफा कभी घटा नहीं, परसेंटेज घटा नहीं, परसेंटेज बढ़ता गया। भले चुनाव में जीता या हारा, यानी कहीं ना कहीं लोगों के नजर में मेरा स्थान बनना शुरू हुआ। और लोग आज औराई की जनता ये महसूस करती है कि जितने भी विधायक यहाँ आए उनसे सबसे सरल मिलना, सबसे बात करना, सबके कामों को करना। और 2-4% 1% लोगों को तकलीफ होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फैक्ट बात बोलता हूँ, जेन्युइन बात बोलता हूँ। और जो सही मुझे लगता है कि नहीं सही काम है, अगर मेरा विरोधी भी अगर सही काम लेके आया है तो विरोधी का काम करना चाहिए, क्योंकि इसका फाइल सही है और जेन्युइन है। तो पक्षधर नाराज हो जाते हैं, या कभी विरोधी को लगता है कि अपने पार्टी के लोगों को मदद करे, लेकिन मेरी नीयत ऐसी नहीं है। जो सही है मैं बोलूंगा और अंत तक बोलता रहूंगा। ये बैलेंस कैसे करते हैं आप? जो लोग आपके अपने कभी आपको उनका काम नहीं कर पाते होंगे, नहीं बैलेंस का काम आपने कहा कि फाइल सही नहीं होती है, लेकिन कभी आपके ऑपोजिशन के लोग होते होंगे या आपके विरोधी दल के लोग होते होंगे जिनका काम सही रहता होगा। कैसे ये नाराजगी मुझे इस बात का ताकत मिलता है, गर्व होता है कि मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ। अगला नाराज हो तो हो, और उसको जब मेरे आदमी को अगर नुकसान होने की बात आती है, क्योंकि गलत तरीके का अगर कोई जमीन दखल किया है, कोई अतिक्रमण किया है या मारपीट किया है, तो मैं उसको पहले मैसेज देता हूँ, भैया आपका ये काम है, ये गलत है, इसको सुधार लीजिए या आप मैनेज कर लीजिए। 2 बार 1 बार मौका देते हैं। जब नहीं होता है तो जो सही है उसको देते हैं। और जब दोबारा वो व्यक्ति फिर कहने आता है कोई किसी के माध्यम से, तो मैं उसको फैक्ट मुंह पर कहता हूँ कि मैं आपने आपके खिलाफ पैरवी किया है और हमको ये सही लगा है, इसलिए आप कहीं और देख लीजिए। नहीं अच्छा है तब दोनों मिल जाइए। अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों को मैनेज भी कर देते हैं, जो सही बात रहता है उसको मदद कर देते हैं। बिहार में जो जमीन को लेके जो वायलेंस बढ़ा है हाल फिलहाल में, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जमीन का जो बैलेंस बढ़ रहा है, जो समस्याएं बढ़ रहा है, वो भी और बढ़ेगा, क्योंकि मैं शुरू से इसके खिलाफत रहा हूं, पक्षधर रहा हूं, दोनों बात बोलता हूं। झगड़ा का जड़ परिवार है और सारा लोग थोप देता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, सीओ, डीसीएलआर सबको थोप देता है। तो कहावत है घर फूटे गंवार लूटे। तो मैं जब नेता बना, सांसद मंत्री बना, तो हम हमेशा मीडिया के लोग को भी कहते थे, मीडिया के लोग भी बहुत दौड़ के बाइट लेने आते थे, हम कहे पहले आप सुधरिए तो और लोग सुधर जाएगा। क्योंकि जिस 20 महीने के मंत्रिमंडल काल में मैंने देखा, क्या जज, क्या पत्रकार, बड़े बड़े एंकर का फोन आता था मेरे पास, जज साहब, रिटायर्ड जज साहब, बड़े बड़े सीनियर्स जो अधिकारी डीएम पद पर रहे, कमिश्नर पद पर रहे, सेक्रेटरी लेवल के लोग रहे हैं, इस विभाग से जूझते रहे हैं और हमने सबों का काम करने का प्रयास किया। तो मुझे लगा कि क्यों समस्या है। समस्या यहाँ ये है कि आप 2 भाई हैं, आपके भाई साहब चले गए विदेश, एक भाई साहब जमीनें हड़पने में लग गए, नहीं बन पाया तो अपने पत्नी के नाम पर लिख दिए। तो सरकार कह रही कि 100 रुपया में तुम काम करा लो, अब भाई जाकर 10 लाख रुपया रेवेन्यू दे रहा है, रजिस्ट्री करवा रहा है। यानी भाई से भाई बेईमानी कर रहा है, पति से पत्नी बेईमानी कर रहा है।
बहन भाई में लफड़ा है। तो ये मूल जड़ में जो है कि लोगों में संतोष नहीं है, लोगों में ईमानदारी कमता जा रहा है। पहले जो एक पुनः मैं अपने जीवन में आदर्श अपने पिताजी को मानता हूँ। पिताजी मिडिल पास थे हमारे, लेकिन ईमानदारी का एक मिसाल थे। समय, ईमानदारी और मेहनत के बदौलत सारा साम्राज्य उनका खड़ा किया हुआ है और आज तक किसी से 5 रुपया उन्होंने नहीं लिया। लेकिन पूरी प्रॉपर्टी उनकी अर्जी हुई है। और जब हमारी बात उनसे होती, जब मैं विधायक बन गया, मैंने उनको उदाहरण दिया कि ये प्रॉपर्टी जो आपने अर्जा है, ये हम लोगों का है या सबका है? तो नहीं, सबका है। सबका मतलब मेरे चाचा जी का भी है। मेरे चाचा जी डेथ कर गए, मेरी चाची डेथ कर गई, मेरे चारों भाई भी डेथ कर गए। उनका अलग लाइन था, हम लोग का अलग लाइन था। तो हमने कहा कि आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? तो सब होगा। हमका कैसे होगा? जब वो सारा जमीन मैक्सिमम मेरी माँ के नाम पर है, आपके नाम पर है, तो उसमें से हिस्सा आपने दिया अपने बेटे भतीजों को, तो हम तो समझेंगे बाबूजी दे के गए हैं। लेकिन हम भी जब मर जाएंगे तो हमारा बेटा तो नहीं समझेगा, पोता तो नहीं समझेगा। ये तो कहेगा मेरे दादाजी के नाम का जमीन है। तो आपको तो लोग बेईमान कहेगा। तो बोले कि अर्जुन को कोई बेईमान नहीं कर सकता। हमके कहेगा। तो उन्होंने चैलेंज किया, कैसे कहेगा? हमके कहेगा क्योंकि आप प्रॉपर्टी बांट के नहीं दे रहे हैं। तो बांट के तो दे दिए। हमके नहीं, पेपर बांट के नहीं दे रहे हैं। जब आप ऑन रिटेन में जाएंगे तब ना उसका मालिकाना हक होगा। तो बोले तुम ठीक बात बोले। और तुरंत पंचायत बैठाए, बेटों को बैठाए, भतीजों को बैठाए और 1.5 साल के अंदर पूरा प्रॉपर्टी को 8 भागों में बांट करके मेरे चाचा चाची के मरने के बाद, मेरे चारों भाइयों, 3 भाइयों के मरने के बाद, चचेरे भाइयों को, और कोई भी चाचा या दादा या पिता ऐसा नहीं करता जो हमारे पिताजी अपने जीवन में करके 2012 में सबों को बाई कोर्ट से रजिस्ट्री करके जमीन बंटवारा कर दिया। तो एक मिसाल उसको हम मानते हैं और उसके आधार पे हमने परिवार से जो सीखा, हम देश में, बिहार में सिखाना चाह रहे थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाई बहन या भाई भाई इसलिए ज्यादा लड़ते हैं क्योंकि माँ बाप प्रॉपर्टी नहीं बांट के जाते हैं? ये माँ बाप को प्रॉपर्टी नहीं, बांट के जाना चाहिए। मैंने यही बात कहा, पिताजी ने मुझे यही बात कहा कि मेरे मरने के बाद बांटना। हम कहे नहीं, संपत्ति आपकी अर्जी हुई है। आपको लगता है कि इसमें से 5 कट्ठा बड़े बेटे को देना जरूरी है, छोटे को कम देना जरूरी है, या कम देना जरूरी है, ज्यादा देना जरूरी है, वो आप मालिक, आप जिसको देना दे दो आप। लेकिन आपके मरने के बाद कौन समझने और समझाने आएगा? तो उन्होंने रियलाइज किया और कहा कि नहीं, तुम सही बोल रहे हो। और हमने अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने प्रखंड में एक मिसाल, एक उदाहरण बना, जो मैं चैनल मीडिया के माध्यम पर आज भी बोल रहा हूं और भाषण में भी बोलता था। यही हमने गुण सीखा परिवार से। आज मेरे परिवार में एक कलह भी नहीं, एक झगड़ा भी नहीं, एक केस भी नहीं है, कहीं कोई थाना पे एक FIR भी नहीं है। जमीनी हो चाहे पारिवारिक हो, जमीन का कलह होगा तो मारपीट होगा, क्रिमिनल केस होगा, हम उसको गोली मारेंगे, उसको गोली मारेगा। आज भाई भाई जमीन के लिए एक दूसरे को चाकू मार रहा है। तो ये परिवार का कारण है, ये सरकार का कारण नहीं है। हाँ, सरकार के कारण में जब काम होना है, अब सरकार हमारी हो चाहे किसी की हो, सरकार सरकार है। सरकार की पॉलिसी कुछ अच्छी होती है और सब पॉलिसी अच्छे के लिए बनाया जाता है, लेकिन निगेटिव भी हो जाता है। तो कुछ व्यवस्थाएं जो बनती हैं उसमें रास्ता खुला रहता है, जिसके कारण से मर्मरिंग होते रहता है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बहुत गलत तरीके से सर्वे हुआ, गलत तरीके से डाटा एंट्री हुआ, जो छोटा छोटा विवाद हुआ, मैंने हर चीज को हाईलाइट किया, ऑनलाइन किया, सब कुछ किया। उसमें अब कुछ गैपिंग रह गया, जिस कारण से किसान को, आम जनता को, सबको परेशानी होता है। तो ये सब चीज बंद नहीं होने वाली है। लेकिन जिस दिन जनता चाह लेगी कि हमारा चीज है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, क्यों नहीं देंगे उसको? अगर आप प्रेम से बहन से मांगने जाइएगा तो आप 5 कट्ठा देने का माना, प्रेम से बोल दीजिएगा 2 कट्ठा में बहन मान जाएगी। लेकिन आप दूध नहीं देना चाहते हैं। आप वही संपत्ति आप चाहते हैं कि हमारी पत्नी को मिले तो हम ले लें, और बेटी को देने की बारी आती है तो नहीं देते हैं। ये आम जनता का गलती है। एकदम टाइटल सूट क्यों चलेगा, कोर्ट क्यों चलेगा? हम खुद कोर्ट हैं, हम खुद जजमेंट करेंगे, क्योंकि इंसाफ, मैं भी मानव हूं, आप भी मानव है। भाई भाई में बांटना है, बांट लेना है, क्या दिक्कत है? मेरी प्रॉपर्टी की बंटवारा हुई तो मैंने कभी भी बैठा नहीं बंटवारा में। हमने पिताजी को कहा कि 4 भाई हैं, आप लोग बैठिए, हम घूमते फिरते रहते हैं, सब लोग जिसका गोटी उठा लेगा, जिसको बच जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो हमने कभी नहीं उठाने गया। जो मेरे हिस्से में आया सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, तो कोई भाग नहीं छीन सकता है। मैंने पिताजी को कहा कि आप किसी को 1 बीघा जमीन ज्यादा दे दीजिए, किसी को एक्स्ट्रा बैलेंस दे दीजिए, उसके भाग में बनना होगा
तो वो सोना की ढेरी पर बैठेगा तो वो राख हो जाएगा, राख की ढेरी पर बैठेगा वो सोना हो जाएगा। भाग ऊपर से बन के आता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आम जनता से मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मूल डिपार्टमेंट और किसान आधारित हम लोग का राज्य है, देश है। जमीन पर हम लोग जीते हैं, जीवन पर मरते हैं। तो जमीन के लिए हम लोग नहीं मरे, हम लोग आते जाते रहेंगे, जमीन यही रहेगा। जितना दिन का जिंदगी है, मेला है, इस मेले में अच्छे अच्छे चीजों का मार्केटिंग करना है, कर लीजिए, बाकी तो आज खाली हाथ जाना है। बीजेपी के आप काफी प्रोमिनेंट नेता हैं, कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं परमानेंट कार्य करता हूँ, नेता नहीं हूँ। नेता तो हमारे मोदी जी हैं, अध्यक्ष जी लोग होते हैं। हाँ। जिस दिन पद मिलेगा नेता का, उस दिन भी मैं इस चीज को देखूंगा। लेकिन मेरे मन में भावना ये रहता है कि मैं एक विधायक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि संगठन भी चलाया, मैंने जिलाध्यक्ष भी रहा है। तो कास्ट बिहार में हावी है, जो बिहार के लिए नुकसानदेह हो रहा है। लेकिन इतना जहर घुल गया है ना, हम घोले या कोई घोले, किसी का नेता का नाम मैं नहीं करना चाहूंगा, जिनको सत्ता मिला उन्होंने अपना अपना प्रयास किया। तो वोट बैंक के लिए सब लोग प्रयास करें, लेकिन किसी ने सताया होगा तो आज उसको दुख था तो वो घोल रहा है, उसको मिला मौका तो वो घोल रहा है। लेकिन हम सबों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, तब जाकर के ये समृद्ध बिहार, समृद्ध भारत बनेगा और संपूर्ण विकास हो पाएगा। मानसिक तौर पे जातिवाद में बट करके हम लोग शिक्षा के अछूते रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हर जगह नौकरी में हो, चाकरी में हो, राजनीति में हो, प्रतिनिधि में हो, पंचायती राज में हो, ये सब चलता रहता है। लेकिन जाति जो बंधन कूट कूट करके जो बुजुर्गों में था, वो हम लोग की उम्र में आया और हम लोग से अब बच्चों की उम्र में घुस रहा है, और घुसाने वाला दूसरा कोई नहीं है, हमारा ही परिवार है, हम ही लोग हैं। वो ट्रांसफर पोस्टिंग की तरह जैसे था ना कि हमें जो लक्षण है अपने बेटों में डाल के जाए, ये समाप्त होना चाहिए और इसको जरा सभी को ऊपर उठना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में वोट का महत्व है, तो वोट के कारण जाति का बढ़ावा मिल रहा है। पॉलिटिक्स के अलावा आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस चीज में है? खाली समय में क्या करना है? खाली समय तो हम लोग के पास है ही नहीं। सभी नेता ये बोलते हैं कि हमारे पास खाली समय नहीं है। बिल्कुल, अगर 24 घंटा के अलावा कहीं और समय होता तो जिस दल में हम लोग हैं वो भी समय कम पड़ जाता। और 24 घंटा में जब हम लोग जैसे आदमी मिनिमम 16 घंटा काम कर रहे हैं, तो 8 घंटा तो समझ सकते, 6 घंटा सोना है, 2 घंटा तैयार होना है, समय बचा कहाँ? बाकी उसमें भी मोबाइल साथ में रहता है, वो भी पार्टनर है, नहीं समय पूरा लेता है मोबाइल बेचारा। वो लोगों को तो लगता है कि नेता लोग आराम से नहीं, वो तो अपने आलीशान दूर का ढोल सुहावन होता है, और मनेर का लड्डू खाया सो ही पछता है, नहीं खाया सो ही पछता है। आपने रिसेंटली कहा था कि 2 साल में औराई को आप लोग चचरी मुक्त बना। बिल्कुल, बहुत गर्व के साथ मैं आज भी आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि औराई में जब मैं 2009 में गया था तो लगभग 100 से ऊपर चचरी हुआ करता था, और आज हम समझते हैं कि उसको लोगों के नजर में है कि नहीं, चचरी फलाने जगह बचा हुआ है, लेकिन मेरे नजर में समाप्त हो चुका है, क्योंकि वहां पुल पास हो गया है, टेंडर हो गया है, टेंडर प्रक्रिया में है। आज के दिन में औराई चचरी मुक्त हो चुका है। 1-2 साल के अंदर जो पुल पास हो गए, उनको बनने में टाइम लगेगा, तो चचरी मुक्त हो जाएगा। ITI की कभी एक मैंने अपने मूलभूत संरचना, ITI हो, कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, BEd कॉलेज हो, कैसे जाएगा वहाँ? इंडस्ट्री कैसे जाएगा? क्योंकि वहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं था, आपको पुल नहीं थे, यानी कुछ था ही नहीं। 3 नदी हमारे यहाँ है, लखनदेई है, बागमती है, मनुस्मारा है, बगल में बुधन नगरा या कोई नदी है, वो भी बगल में है। यानी 3-4 नदी अगल बगल से अष्टवक्र की तरह हमारा क्षेत्र बना हुआ है। आपको पर्सनली अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है अपने क्षेत्र में, सबसे ज्यादा प्राउड किस पे है, सबसे ज्यादा गर्व किस पर होता है? मुझे हर एक काम पर गर्व है, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। अगर कहीं पे छोटे पुल नहीं थे और 2 गांव आपस में कटे हुए थे, जुट गया, इस पर भी हमको गर्व है। भले उस चीज को लोग भूल जाते हैं। दूसरा कि औराई क्षेत्र में एक भी पावर सब स्टेशन नहीं था और बिजली था ही नहीं। 2-4 गांव पंचायत में बिजली हुआ करता था, जिससे कि पंखा भी नहीं चलता था, मोटर भी नहीं चल पाता था, 440 करके लोग जाते। मैं उसको मिशन मूड में लेकर के मैं अपने विधायक फंड से 2-4 पंचायत को हमने इलेक्ट्रीफाई करवाया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। जब उसी जगह नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आते हैं और पूरे देश दुनिया में, वो खाई हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे खाली खेत हो, सभी जगह बिजली लगता है। तो मैं आभार और धन्यवाद माननीय मोदी जी को देना चाहता हूं कि आपके आने के बाद
बिजली का जाल बिछा, किसानों के लिए हो, डोमेस्टिक के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए हो। तो आज मेरे औराई विधानसभा क्षेत्र में 5 पावर सब स्टेशन बन गए, 4 चालू है, 1 बनने वाला है। ये गर्व की बात है। दूसरा कि गांव से गांव का कनेक्टिविटी नहीं था, पंचायत से पंचायत का कनेक्टिविटी नहीं था। लगभग दर्जनों पुल मैंने बनवाया जो सेतु बांध की तरह काम आया। उसके बाद अभी जो पाइपलाइन में मेरा जो कार्य योजना है, जिसको मैं जीवन का सबसे बड़ा सफल मानूंगा राजनीतिक जीवन में, औराई विधानसभा में जब मैं पैर रखा तो ये गरहा हथौड़ी अमनौर पथ जो रोड है, ये पुल बनना जरूरी था। और इसको हमने 2010 से प्रयास करते करते अब वो लाइन पे आ गया। अब वो मुश्किल से 2-4 दिन में अब टेंडर में चला जाएगा। बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं, बहुत लंबी योजना है, 8 अरब 14 करोड़ की योजना है, 17 किलोमीटर रोड है और 3.5 किलोमीटर का लंबा एक साथ पुल है, 50 फीट चौड़ा। कोविड के बाद ये पहला इलेक्शन होगा फुल फ्लेजेड, जब हम कोविड से बाहर हैं। थोड़ी कोविड वापस है लेकिन फिर भी कैसे कोविड ने कैसे इलेक्शंस को बदल दिया आपके हिसाब से? कुछ लगा? कोविड में जब हम लोग थे और कोविड के समय हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हो, कैसे जूम मीटिंग करें, ये सब चीज़ों को बदलने का प्रयास हुआ और हम लोग सीखा, बच्चे भी सीखे हमारे। तो आज बहुत कुछ सरल हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण, और आम जनता में इसका बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेहतर व्यवस्था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, सभी लोगों ने मिलकर, पूरी टीम ने, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, कोविड पे अपना लक्ष्य प्राप्त किया और इसको ब्रेक किया। और आम जनता सुखद प्राप्त महसूस कर रही है। और अभी आने वाला चुनाव जो है, इसका एक जबरदस्त एनडीए पर प्रभाव डालेगा, जिसका लाभ आम जनमानस में, सबका जिंदगी सुरक्षित हुआ, सबका व्यापार चलना शुरू हो गया, सब जगह विकास के काम होना, पुनः पटरी पर आना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर प्रधान क्षेत्र है आपका, किसानों के लिए क्या किया आपने? औराई के लिए नदी वरदान था और दुर्भाग्य था। एक फसल होता था, बाकी फसल होता नहीं था। तो किसानों के हित में सबसे पहले बांध बना, तो जमीन उनका सुरक्षित हो गई। आज वहाँ लोग खैनी की भी खेती करते हैं, लीची भी होता है, आम भी होता है, और तोरी है, मूंग है, मसूर है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, हर तरह का खेती वहाँ हो रहा है। पहले खेती होता ही नहीं था, तो किसान का सबसे बड़ा लाभ मिला। अब किसानों को लाभ और कैसे मिले? तो किसानों को लाभ मिला किससे? बिजली से। आज लोग पहले पटवन कराते थे बोरिंग से, पंप सेट से, डीजल लगता था, 100 रुपये घंटा चलता था। आज किसान को कनेक्शन या बिना कनेक्शन, जैसे भी वो पानी पटाते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि उनको 100 रुपया के पानी में बीघा का बीघा खेत पड़ जाता है। पहले 100 रुपया में 1 कट्ठा पड़ता था। ये भी किसान को लाभ मिला, किसान को सम्मान निधि मिल रहा है, किसान का एमएसपी का दाम बढ़ा, किसानों को और बेहतर हो तो 1 फसल से 3 फसल हो रहा है। तो ये सब अब जब हमारे पुल बन जाएंगे, जैसे हमारे किसानों का मक्का अभी मान लिया शहर में 2000 रुपये क्विंटल मक्का है, हमारे किसानों को वहाँ 1700 रुपये मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। वहाँ व्यापारी जो ब्रोकर बीज के होते हैं वो कम रेट में खरीदते हैं। लेकिन जिस दिन ये पुल हमारा बन जाएगा, बौकची का पुल बन जाएगा, ये पुल बन जाएगा, तो 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का शहर हमारा हो जाएगा। तो उसी रेट में किसान अपने ट्रैक्टर पर लोड करके बाजार समिति में वो भी 2200 का मक्का बेच सकते हैं। जो एमएसपी का रेट है उसका रेट का लाभ ले सकते हैं। ये लाभ किसानों को होने वाला है। आरजेडी की तरफ से कई बार आपसे रेजिग्नेशन का प्रतिद्वंदी हैं, उनको मांगना ही चाहिए, लेकिन अपने गिरबान में झांकना चाहिए। तो निश्चित तौर पे राजनीति में जो बातें होती हैं और टारगेट लोग, गलती कोई और करता है, टारगेट किसी और को लोग करता है। तो राजनीति का एक सिक्का के 2 पहलू है। तो उनका मांग था वाजिब ये रिजाइन दे, लेकिन जानकारी का अभाव था, ज्ञान का अभाव था, बुद्धि का कमी था, जो मुझ पर उन्होंने वार किया, जिस बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो कभी भी वार जो है ना, ग्वार नहीं डरता है, असली ग्वार हम लोग हैं। निश्चित तौर पे बुद्धि भी है, ताकत भी है, बुद्धिहीन नहीं है, क्षमतावान भी है। तो जिनकी जानकारी उनको, जिस उनके चमचे बच्चे ने जो जानकारी दिया था, वो आधा अधूरा जानकारी दिया, जिसको मैंने सदन के पटल पे लिखित और मौखिक
मैं दोनों दिया था और मीडिया के सामने भी दिया था, रोड पर भी दिया था। तो बाद में उनको समझ में आया, बाद में उन्होंने सॉरी कहा। सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिस्क आपने कौन सा लिया आज तक? ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क क्या लेना है, रिस्क तो जीत हार होता है। चुनाव लड़े वही रिस्क है। 5 साल में 2 बार चुनाव लड़ना पड़ता है, तो अब तो हम लोग 4 बार चुनाव लड़ लिए, 2 बार जीत लिए, 2 बार हार लिए, तो रिस्क महसूस ही नहीं होता है, उसी जोन में रहते हैं हमेशा। अग्निवीर को लेके आपने एक बार कहा था कि आतंकवादी शामिल हैं। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। एक आपका बयान नहीं, आतंकवादी शामिल है ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अग्निवीर की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही होगी, और अग्निवीर के नाम पर जो बच्चे के जगह पर कोई बाहरी लोग, कोई आतंकवादी लोग जा करके कोई ट्रेन को फूंक रहा है, तो वो विद्यार्थी नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है। उसकी मानसिकता गड़बड़ है। उस समय आपको लगता है कि मिसअंडरस्टूड किया था? नहीं, मैं आज भी इस बात को बोल रहा हूँ। हमारे बच्चे विद्यार्थी अगर कुछ कर रहे हैं तो वो सही है, उनकी मांग है, लेकिन उसके साथ में जिसको अग्निवीर में जाना नहीं है, आपको नौकरी मिलना नहीं है, आप जाके उसमें कुछ करते हैं, कुछ बम पटक रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, अग्नि मतलब ट्रेन को जला रहे हैं, तो वो आदमी देशद्रोही हो सकता है। मेरा कहना सेंस दूसरा है, हर बात का अलग अर्थ होता है। अग्निवीर आतंकवादी कैसे हो जाएगा? वो तो एक अग्निवीर हमारे सेना का प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की बात मैं करता हूँ कि ठीक है, हमको ये चीज अच्छा लगा, ये चीज नहीं लगा, विरोध करना मेरा अधिकार है, पक्ष करना मेरा अधिकार है, लेकिन उसमें हमको अधिकार है धरना पर बैठना। उसमें 2 आदमी आके साइड से जिस तरह का हमला कर दे, तो वो क्या आदमी होगा? वो उसको क्या कहेंगे आप? क्रिमिनल कहेंगे, विरोधी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे। ये कहने का मेरा उद्देश्य, लेकिन ऐसा कोई बात आपने नीतीश कुमार जी के साथ और मोदी जी के साथ, दोनों के साथ आपने काम किया है, कैसा फर्क महसूस करते हैं? नहीं, मैंने जो काम किया, मैं 2010 से 9 से मैं जदयू में 10 तक रहा, 10 से अभी तक मैं बीजेपी में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो काम के प्रति पॉजिटिव सोच है, न्याय के प्रति जो पॉजिटिव सोच है, वो सब नेताओं में नहीं होता है, जो मैंने बहुत करीबी से देखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन काल का जो मैं पार्ट देख रहा हूँ नजदीकी से, 16 साल से देख रहा हूँ, 16 साल में मैंने कभी उनको ये नहीं देखा पक्षपात करते हुए, जातिवाद करते हुए। लेकिन आरोप तो लगते ही हैं, आरोप तो लोग लगाते ही हैं। ये मेरे नज़र में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ जनता के लिए निष्पक्ष होकर के विकास का काम किया है, काबिले तारीफ। और देश के अंदर 2014 से लेकर अभी तक गुजरात में काम हम लोग सुनते थे, अब देखते हैं, दोनों में अंतर है। तो 2014 से जो मोदी जी का 11वां वर्ष पूरा हुआ, ये अपने आप में बेमिसाल है। और इस तरह से जिस व्यक्ति के द्वारा पूरे 140 करोड़ जनता के लिए, कार्यकर्ता के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, जो व्यक्ति 3 बार प्रधानमंत्री हो जाए, फिर भी अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपना भविष्य नहीं, जब अपने उस जनता के भविष्य के लिए 24 आवर चिंता करता हो, वो तो आज के कलयुग के युग में, इस युग में भगवान है वो। बिहार में सबसे जरूरी बदलाव अभी एज अ नेता आप क्या देखते हैं कि जरूरी है, सबसे बड़ा बदलाव? नहीं, अभी बदलाव की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रहा कि सामने चुनाव है और एनडीए के साथ हम लोग हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। नेता तो हमारे सब है, चिराग पासवान जी भी है, मांझी जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता जो भी लोग हैं, सब हमारे नेता हैं। चाहे विजय सिन्हा जी हों, चाहे जायसवाल जी हों, चाहे सम्राट चौधरी जी हों, चाहे सेंट्रल में जो हमारे कैबिनेट के मंत्री लोग बैठे हैं, गिरिराज दा हो, नित्यानंद बाबू हो, सब अपने लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं, सब परिवार के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। तो नेतृत्व तो पार्टी तय करती है, अब क्या बदलाव होगा नहीं होगा पार्टी तय करेगी। 2025 के इलेक्शंस के लिए आप क्या अलग करने वाले हैं? 2020 बस 2025 के इलेक्शन कुछ नहीं करना है। जो लोगों के बीच में मैंने काम किया है, जो उम्मीद से लोगों ने मुझे जिताया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उनके मांगों पर खरा उतरना है। तो मैं खरा उतरने का प्रयास किया हूं, जो लोगों को जानकारी है, विश्वास हो चुका है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा इन 5 साल के अंदर 120 रोड 25 रोड से ऊपर बना है। अभी तत्काल तो 80 रोड अभी टेंडर होकर पास हुआ है। उसके बाद दर्जनों बड़े बड़े पुल पास हुआ, उसके पहले दर्जन पुल बन चुके हैं, बड़े बड़े पीडब्ल्यू के रोड के बने हैं। एनएचआई के द्वारा एक एनएचआई 587 रोड बन के तैयार हो गया, उसमें 5.5 अरब की लागत से पुल भी बनना हाथ लग गया।
अभी जो गरहा हथौड़ी का बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ा औराई का प्रोजेक्ट होगा, 8 अरब 14 करोड़ का। ये भी पाइपलाइन में टेंडर हो जाएगा। अभी 2 बांध हमारे यहाँ हैं, 13,078 करोड़ का वो बांध स्वीकृत हुआ है, जिसमें से मेरे क्षेत्र में 51 किलोमीटर का हुआ है, जिसकी लागत 520 करोड़ रुपया है। जब वो बांध सुदृढ़ीकरण होगा, ऊंचीकरण होगा, चौड़ीकरण होगा, फ्लड फाइटिंग का काम होगा, उस पर पीडब्ल्यूडी के मानक रूप से उसका पिचिंग होगा, तो आप ऑटोमेटिक लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। औराई जितना नीचे था विकास के मामले में, उतना अप होगा। और जो लोग औराई के बड़े बड़े लोग थे, एजुकेशन प्राप्त करके, नौकरी करके, खेती बाड़ी करके, जो गांव छोड़ के बाहर चले गए थे, वैसे लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप धैर्य रखिए। 2 साल के बाद आप अपना विरासत संभाल लें। आपको आने पर मैं मजबूर कर दूंगा, क्योंकि आपके यहाँ आने जाने की रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते, आप रात्रि में सो नहीं पाते। लेकिन आज गांव में एसी चलता है, आज गांव में 24 घंटा में 20 घंटा बिजली रहता है। आज कम्युनिकेशन जो गैप था वो चालू हो गया है, पुल पुलिये बन रहे हैं। तो कहीं शहर से ऐसी व्यवस्था मैं बनाया हूँ कि औराई विधानसभा के किसी भी कोने से, जो सबसे सुदूर इलाका है, जो दूर इलाका है, 40 मिनट में आप मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में 20 से 25 मिनट में पहुंचेंगे। ऐसी व्यवस्था मैंने बनाया है। जाने से पहले, इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, औराई की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, औराई की जनता अब महान है, क्योंकि पहले औराई की जनता इस बात को समझ नहीं पा रही थी। जिस समय हमारे यहाँ अखबार नहीं पहुंच पाते थे, टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं चल पाता था, और सही टाइम पर डाकिया भी डाक लेके नहीं पहुंचता था, तो जो 4 दलाल गिरोह, सरगना, नेताओं का ठेकेदार, कार्यकर्ता का जो टीम होता था, वो जाके ब्रॉडकास्ट करता था कि आज ये काम नहीं होने वाला, ये काम फलाना हो गया, आज ये मैसेज पास हो गया, तो वहाँ की जनता गुमराह होती थी। एक बार जो सुन ली फलना राम सूरत जी फलाना बात बोल दी, वही सही है। लेकिन आज हमारे यहाँ टाइम पर सुबह 6 बजे अखबार भी पहुँच जाता है, अखबार भी लोग पढ़ लेते हैं, रेडियो भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है। यानी अब जनता खुद डिसीजन लेती है। अब जनता किंग मेकर है, पहले दलाल किंग मेकर हुआ करता था। अब जनता ये भली भांति जानती है कि हमको क्या करना है, किस दल के साथ रहना है, किस गठबंधन के साथ रहना है, किस नेता के साथ रहना है। तो जनता को वो समझाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता को जहाँ सम्मान मिलता है, जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ काम मिलता है, जनता वहीं जाती है। जनता हमारी महान है, वो सब कुछ समझ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस तकरीबन 1 घंटे हम लोगों ने बात की। हम आशा करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, आप फिर से मंत्री बने और हम फिर से एक बार आपसे बात करें। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पद मिले वो पद छोटा नहीं होता है। चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हम विधायक हो, चाहे मंत्री हो, जो पद मिला है उससे कद नहीं बढ़ता है, काम करने से कद बढ़ता है। तो जो क्षेत्र सेवा आप किसानी करके भी कर सकते हैं, मजदूरी करके भी कर सकते हैं, राजनीति में रह के भी कर सकते हैं, व्यापार में भी रह के कर सकते हैं। यानी सेवा का भाव होना चाहिए। तो पद तो आते जाते रहेगा, आप कर्म करते रहिए, फल आपको मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।